जय हिंद स्टूडेंट्स। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सीरीज का यह तीसरा क्वेश्चन है। इससे पहले दो थ्योरी अपलोड किए गए हैं और 3 ट्रू और फॉल्स का। सभी क्वेश्चंस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हाँ, एक बात और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। अब समय चूँकि कम है तो उनके पास पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा तो यह रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों का बनता है। तो इस वीडियो को ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं। इसके लिए आपको बस एक शेयर करना है। आप जिस ग्रुप में जुड़े हैं उस कॉलेज के हो, यूनिवर्सिटी को, उस ग्रुप में इस वीडियो को आप डाल दें, अपने स्टेटस में लगा लें, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो मित्र हैं, आपको जानने वाले हैं, उन तक यह वीडियो पहुंचे। अभी जो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बताने वाला हूं वो है किराया क्रय पद्धति से आप क्या समझते हैं। इसकी विशेषताओं, गुण दोष का वर्णन करना है और किराया क्रय पद्धति और किस्त भुगतान पद्धति में क्या अंतर है। देखिए, पहले मैं आपको सिंपल में बताता हूँ। हम सभी लोग जानते हैं, जो जब हमको पैसा उतना नहीं रहता है, मान लीजिए हमको एक मोटरसाइकिल लेना है 1.5 लाख रुपया का, और हमारे पास 1.5 लाख रुपया नहीं है, हमारे पास मात्र 25,000 रुपया है। तो हम क्या करते हैं, तो हम 25,000 रुपया देकर एजेंसी से किस्त पर एक गाड़ी ले लेते हैं और उनको बोलते हैं जो हम आपको मासिक या छमाही या वार्षिक किस्त में हम आपको भुगतान कर देंगे। तो इस पद्धति को उधार क्रय पद्धति कहते हैं और इसे ही किराया क्रय पद्धति या किस्त भुगतान पद्धति। देखिए, दोनों मैं बोल रहा हूँ, दोनों आप कह सकते हैं। थोड़ा टेक्निकली अंतर है किस्त भुगतान पद्धति और किराया क्रय पद्धति में, जो हम इस वीडियो के अंत तक जानेंगे, या बीच में भी आप जान सकते हैं, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ से तो अवगत होंगे ही। जब हमको कोई एसेट खरीदना होता है और उसका मूल्य अधिक होता है और उतना मूल्य हम एक साथ चुका पाने में असमर्थ होते हैं, तो तुरंत में हम कुछ राशि देकर बाद बाकी राशि को किस्तों में चुकाने का वादा करते हैं। यह जो विक्रय अनुबंध होता है, इसको हम लोग बोलते हैं किस्त भुगतान पद्धति या किराया क्रय पद्धति। यहाँ तक सेम है दोनों में। अब अंतर कहाँ आ जाता है, तो किस्त में आप चुकाने का वादा किए, आप 2 किस्त चुकाए, 3 किस्त चुकाए, 4 किस्त चुकाए, 5 किस्त चुकाए, और 5 किस्त चुकाने के बाद आप किस्त भुगतान करने में असमर्थ हो गए। अब आप इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहे हैं। इस स्थिति में कंपनी क्या करती है, वो एजेंसी क्या करती है, तो आपका एसेट आपसे छीन लेती है, ले लेती है। आपका एसेट वो ले लिया, तो आपने तो पैसा भुगतान किया था, डाउन पेमेंट दिया था, 3-4 किस्त का भी भुगतान किया था। तो आपने जो राशि उन्हें दिया, उस राशि को किराए के रूप में एजेंसी रख लेती है। किराए के रूप में मैं जो आपको कहानी बता रहा हूँ, बस उस कहानी को आप सुन के जाइए। आप आराम से आंसर लिख सकते हैं बिना किसी दिक्कत का। ठीक है, तो आपने जो राशि चुकाई वो राशि किराए के रूप में रख लेती है, और आपसे एसेट भी ले लिया, और आपने जो राशि दिया उस राशि को भी ले लिया। किस रूप में, तो किराए के रूप में। यानी कि संपत्ति जो आप इतना दिन यूज किए, उसका किराया आपने उसे पे किया। तो इसलिए इस पद्धति को हम लोग किराया क्रय पद्धति बोलते हैं, क्योंकि आपने जब तक अंतिम किस्तों का भुगतान नहीं किया है, तब तक जो राशि आप उसको दे रहे हैं एज ए रेंट, किराए के रूप में दे रहे हैं। ठीक है ना। जब आप अंतिम किस्त का भुगतान कर देते हैं तब वह संपत्ति आपका हो जाता है, तो उसके बाद आपका उस संपत्ति पे स्वामित्व हो जाता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं किराया क्रय पद्धति। आपको नाम से भी स्पष्ट हो गया होगा। ऐसा स्थिति किस्त भुगतान पद्धति में नहीं होता, इसलिए इसको सिर्फ किस्त भुगतान पद्धति कहा गया और इसको किराया क्रय पद्धति। किराया क्रय पद्धति माल के क्रय विक्रय की एक विशेष पद्धति है। इस पद्धति के अनुसार माल के क्रेता विक्रेता में एक प्रकार का क्या होता है, अनुबंध होता है, जिसमें क्रेता वस्तु के मूल्य को किस्तों में चुकाने का वचन देता है। क्रेता जो खरीदेगा वही पैसा देगा, वो बोलता है मैं किस्त में चुका दूंगा। ये किस्तें मासिक हो सकती है, तिमाही हो सकती है, छमाही हो सकती है, वार्षिक हो सकती है, या अन्य किसी प्रकार की हो सकती है। दोनों पक्ष पारस्परिक
परंस विधि द्वारा यह भी तय कर लिया जाता है कि अंतिम भुगतान से पहले सभी किस्तों का भुगतान कर दिया जाएगा। इस प्रणाली में विक्रेता माल की सुपुर्दगी क्रेता को देता है। विक्रेता जो होते हैं, जो बेचने वाले होते हैं, क्रेता को माल दे देता है, लेकिन क्रेता को माल का स्वामित्व नहीं देता। यानी कि क्रेता उस वस्तु का मालिक नहीं हुआ है। उस वस्तु का मालिक जो होता है वो होता है विक्रेता ही, जब तक कि अंतिम किस्तों का भुगतान न कर दे। ठीक है, चलिए, विलियम पिकिल्स का है जो किराया क्रय पद्धति से अभिप्राय उस पद्धति से है जिसमें संपत्ति की प्राप्ति किस्तों के भुगतान द्वारा की जाती है। संपत्ति की प्राप्ति किस्तों के भुगतान द्वारा की जाती है। अब जैसे जैसे किस्त दे रहे हैं, मतलब आप संपत्ति उतना क्रय कर रहे हैं। किस्तों की अवधि तक संपत्ति पर विक्रेता का स्वामित्व होता है। किस्तों की अवधि तक, यानी जब तक किस्त दे होता है तब तक उस पर विक्रेता का ही स्वामित्व होता है। अंतिम किस्त से पूर्व सभी किस्तों का भुगतान किराए के रूप में माना जाता है। आप अंतिम, मैंने पहले ही बता दिया, अंतिम किस्त देने के बाद आप उस संपत्ति का वास्तविक मालिक हो जाते हैं। स्वामित्व, संपत्ति का स्वामित्व क्रेता को नहीं मिलता जब तक कि वो अंतिम किस्त का भुगतान नहीं कर देता। चलिए, इतना विद्वान ने कहा है तो उतना आप देखना होगा, आप देख सकते हैं। किराया क्रय पद्धति की विशेषता क्या? पहला, माल की या उधार बिक्री है। माल की या क्या, कौन सी बिक्री? उधार बिक्री। इसको अब आप अपने मन से लिखिएगा क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा। उधार बिक्री आप समझ रहे हैं, क्योंकि आप एक बार पैसा नहीं देते हैं, आप किस्तों में पैसा देते हैं, इसलिए यह उधार बिक्री है। दूसरा, भुगतान किस्त में होता है। आपको पता ही होगा, पैसा किस्त में देता है, या किस्त तिमाही, छमाही, मासिक, वार्षिक कुछ भी हो सकता है। माल के प्रयोग का अधिकार, क्रेता को माल के प्रयोग का अधिकार मिल जाता है, लेकिन इसका वास्तविक स्वामी जो है विक्रेता ही होता है। आगे, विक्रेता के साथ स्वामित्व, ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट डीलिंग आप अपने मन से कीजिएगा। विक्रेता के साथ स्वामित्व मतलब जब तक अंतिम किस्तों का भुगतान क्रेता नहीं कर देता, माल का वास्तविक मालिक जो होते हैं वो विक्रेता ही होते हैं। आगे, विक्रेता को माल लेने का अधिकार, अगर आप पैसा नहीं चुकाते हैं किस्तों का तो विक्रेता को यह अधिकार होता है कि आपसे माल छीन ले। आपको पता भी होगा ऐसा होता है। आगे है, किस्तों का विक्रेता द्वारा जब्त करना। अगर आप किसी किस्त को फेल करते हैं तो आपका संपत्ति भी छीन लेगा और आपने जो किस्त दिया उसको भी वो जब्त कर ले। आगे, गारंटी देने वाले से वो राशि का वसूल किया जाना। आप जब लेते हैं कोई संपत्ति तो एक गारंटर आप ले जाते हैं जो किसी व्यक्ति का गारंटी लेता है, हाँ यह व्यक्ति सही है, यह पैसा दे देगा। इस स्थिति में गारंटी देने वाले व्यक्ति से भी पैसा की वसूली हो सकता है। क्रेता का स्वामित्व कब आता है? जब पूरा किस्त चुका देता है। ठीक है, चलिए, किराया क्रय पद्धति का लाभ क्या है? देखिए, लाभ तो बहुत है। पहला लाभ तो है जो इसमें एक बार पैसा देना नहीं पड़ता है, पैसा किस्तों में देना पड़ता है। दूसरा है, क्रेता को किस्तों में भुगतान करना पड़ता है तो उसकी मितव्ययिता की आदत पड़ती है, मतलब पैसा बचाने की आदत हो जाती है। आगे है, माल की टूट फूट होने पर निर्धारित समय तक मुफ्त मरम्मत कराने की सुविधा मिलती है, क्योंकि उस वस्तु का जो वास्तविक मालिक होता है, आप भी देखते होंगे 3 से 4 सर्विसिंग फ्री रहता है। 3 से 4 सर्विसिंग क्या होता है? फ्री होता है। वैसे ये तो नगद लेने पर भी होता है, लेकिन इस प्रथा का जो प्रचलन हुआ था वो इसलिए ही हुआ था, जो 3-4 यानी कि 3 महीना पे अगर आप सर्विसिंग कराते हैं तो 9 महीना 12 महीना के आसपास, कहीं कहीं 5 सर्विसिंग फ्री कर देता है, तो 15 महीना तक आपको सर्विसिंग फ्री में कर देगा। ठीक है, क्यों कर देगा? क्योंकि संपत्ति उसका है। चलिए, मध्यम व निम्न वर्ग की व्यक्ति भी मूल्यवान वस्तु का प्रयोग करके अपना जीवन सुख में बढ़ा सकता है। मतलब आप अगर उतना पैसा वाला नहीं है, आपको 4 चक्का यूज करना है, तो एक साथ उतना पैसा आप ला नहीं सकते हैं, तो आप किस्त पे लेकर आप भी मूल्यवान वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। ये सब इसका एडवांटेज है। विक्रेता को अधिक बिक्री होने लगती है, ये भी एक एडवांटेज है। एक बार उतना पैसा होगा नहीं तो इसे बिक्री कम हो जाएगा। किस्त पे तो चलो मूड हो गया, सामने एक मोटरसाइकिल ले लेते हैं तो 5000 रुपया है, जाके डाउन पेमेंट दीजिए, गाड़ी लेकर आ जाइए, तो बिक्री इससे क्या होता है? बढ़ जाता है। उधारी दुकानदार इसलिए भी देता है क्योंकि उधारी देने से बिक्री बढ़ जाता है। चलिए, इसका हानि और दोष, तो जो इसका लाभ है ना उसका अपोजिट इसका क्या हो जाता है? हानि हो जाता है। अब दोष ये है, जो विक्रेता को उसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। 10 गाड़ी अगर एक साथ निकल गया
तो मान के चलिए 1 लाख का ही गाड़ी होगा तो 10 लाख रुपया क्या हो गया उसका निकल गया। अब पैसा आएगा कितने दिनों में, 1 साल में, 2 साल में, तो तब तक उसका पूरा पूंजी ही खत्म हो गया। तो इसमें उनको अधिक पूंजी देने की आवश्यकता, सब टेक्निकल बात है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें सिद्धांत तो है, जो अगर किस्त भुगतान नहीं करेगा तो विक्रेता को वस्तु वापस लेने का अधिकार होता है, लेकिन कोई व्यक्ति इतना आसानी से वस्तु वापस कर नहीं देता है, आपको खुद जाके नहीं दे देता जो ले लीजिए, मैं आपको किस्त का भुगतान नहीं किया, आप मेरे एसेट को रख लीजिए। उन्हें उसके लिए आदमी रखना पड़ता है, आदमी खोजता रहता है, वो मिलता नहीं है, जहाँ मिलता है वहाँ 10 लोग रहता है साथ में, तो उसको गाड़ी छीनने नहीं देता है, तो बहुत सारे बाधाएं होती है। ठीक है, आगे है वस्तु के क्रेता के समय समय पर किस्त की राशि प्राप्त करने की कठिनाई होती है, क्रेता से अनावश्यक विवाद भी हो जाता है, ये भी सही है। क्रेता से वस्तु वापस लेने पर मूल्य ह्रास की क्षति विक्रेता को वहन करनी पड़ती है, मतलब जितना उन्होंने एसेट का यूज कर लिया होता है क्रेता, उतना तो मूल्य कम हो जाता है ना, अगर यही सब इसका क्या है हानि। चलिए अब हम लोग देखते हैं दोनों में क्या अंतर है। किराया क्रय पद्धति में किराया क्रय संनियम लागू होता है, किस्त भुगतान पद्धति में वस्तु विक्रय संनियम लागू होता है। ये देखिए एक अंतर हो गया, किराया क्रय संनियम लागू होता है, किराया क्रय संनियम, इसमें वस्तु विक्रय, क्योंकि इसमें वस्तु का विक्रय तब होता है जब अंतिम किस्त का भुगतान हो जाता है, इसमें पहला किस्त दिया वस्तु सेल माना जाता है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें किराया क्रय का समझौता होता है, इसका स्वभाव अंतिम किस्त के भुगतान से पहले तक एक किराए के समझौते की तरह रहता है, लेकिन इसकी अंतिम किस्त के भुगतान के बाद एक बिक्री के समझौता हो जाता है। इसमें क्या होता है, डाउन पेमेंट के समय ही बिक्री का समझौता हो जाता है। चलिए आगे है, इसमें अंतिम किस्त भुगतान करने के बाद स्वामित्व का हस्तांतरण होता है, जबकि इसमें पहले किस्त या डाउन पेमेंट के बाद ही हो जाता है। ठीक है, इसका उपयोग तो क्रेता कर सकता है, लेकिन स्वामित्व नहीं होगा, अनुचित उपयोग नहीं कर सकता, ये किसी भी प्रकार से उपयोग कर सकता है। श्रेष्ठ इसमें विक्रेता को नहीं होता है, क्रेता को होता है, इसमें विक्रेता को होता है। चलिए, इसमें मरम्मत विक्रेता करता है, इसमें मरम्मत विक्रेता नहीं, क्रेता खुद करता है, तो यही अंतर है। चलिए तो हो गया, आप देख लीजिएगा, आपको जितना याद हो उतना लिखिएगा। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तब तक आप इस वीडियो को देखें, शेयर करें। धन्यवाद।